हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपनी इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान के एक लेसन जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। आज हम लोग इस लेसन के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न को एक ही वीडियो में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं उनका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। और आज हम लोग जो है इस वीडियो में जो है फ्रांसीसी क्रांति नामक लेसन के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को स्टडी करेंगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। फ्रेंड्स, मैं इन दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को रिटन फॉर्म में आपके सामने उपलब्ध कराऊंगा ताकि आप जो है इसको नोट डाउन कर सकें, या आप वीडियो एक बार पूरा देखने के बाद और मैं अपने ब्लॉग का लिंक भी दे दूंगा जहां पर मैंने जो है इस संबंधित पोस्ट को लिखा हुआ है जहां पर आपको सभी प्रश्न मिल जाएंगे। बहुविकल्पी, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न सभी मिल जाएंगे। उस ब्लॉग पोस्ट के लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप मेरे ब्लॉग पर पहुंच जाएंगे और वहां पर आराम से उसको पढ़ भी सकते हैं और चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, पहला दीर्घ उत्तरीय या विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपके सामने है। ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। आइए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न में लिखा है कि फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। कह रहा है कि फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई, या ऐसे भी कह सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे। प्रश्न को घुमा करके इस तरह भी पूछ सकता है। तो आइए हम लोग आंसर देखते हैं। देखिए, इसका आंसर मैंने आपको रिटन फॉर्म में उपलब्ध कराया है। आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं और इसको ब्लॉग पे जाकर के नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए, लिखा है कि फ्रांसीसी क्रांति 5 मई 1789 ईस्वी को हुई। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 5 मई 1789 ईस्वी को, जिसने शीघ्र ही भीषण रूप धारण कर लिया। अंततः फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र का अंत करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। फ्रांसीसी क्रांति जो है 5 मई 1789 को शुरू हुई और इसने भीषण रूप धारण कर लिया और अंततः फ्रांस में जो निरंकुश राजतंत्र था, जो शासन की राजतंत्र की व्यवस्था थी, उसे जो है उसको अंत कर दिया गया और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। राजतंत्र का मतलब होता है कि एक ही परिवार के लोग जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है शासन करते रहते हैं, जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब होता है कि लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो है शासन कार्य संचालित करते हैं। पहली बात, इसका ये डेट नोट करने लायक है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 5 मई 1789 ईस्वी को। और जो है और इसने शीघ्र भीषण रूप धारण कर लिया और अंत में फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र का अंत हुआ और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, कह रहा है कि इस क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। इस क्रांति के जो है प्रमुख कारण है निम्नलिखित है। कौन कौन से? पहला है कि राजनीतिक कारण। अब इसको देखते हैं कि राजनीतिक कारण क्या है। इसमें कि फ्रांस के जो शासक थे वे स्वेच्छाचारी और निरंकुश थे। फ्रांस के उस वक्त के जो शासक थे वे स्वेच्छाचारी और निरंकुश थे। मतलब जनता से उनका कोई लेना देना नहीं था। केवल जो है केवल अपने लाभ को, अपनी सुख सुविधा, अपने भोग विलास में व्यस्त थे। जनता से कोई लेना देना नहीं था। बस केवल जनता को जो है एक उससे कर वसूल करना। नेक्स्ट है कि वे राजा के दैवीय अधिकारों के सिद्धांत में विश्वास करते थे। उन्हें ऐसा ये मान्यता थी कि जो इस राज परिवार में पैदा हुआ है वह जो है उसके पास दैवीय अधिकार है। अतः वे प्रजा के सुख दुख, हित अहित की कोई चिंता न करके अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते थे। ये जो थे वे राजा के दैवीय अधिकारों के सिद्धांत विश्वास करते थे, इसलिए उन्हें जो है प्रजा के सुख दुख से, उनके हित और अहित से कोई लेना देना नहीं था। वे कोई चिंता नहीं करते थे, केवल अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते थे जो उनको अच्छा लगता था। वे जनता पर नए नए कर लगाते रहते थे और कर के रूप में वसूले गए धन को मनमाने ढंग से विलासिता पर व्यय करते थे। वह जो है उनकी आय का स्रोत क्या था? जनता पर कर था और अपनी सुख को अधिकतम करने के लिए जनता पर वो नए नए कर लगाते थे। चाहे जनता कितना ही कष्ट में हो और कितने ही दयनीय दशा में वो उसे जो है कर जमा करना क्यों न पड़े, उन्हें इसकी परवाह नहीं थी।
केवल जो है उन्हें अपने सुख सुविधाओं और भोग विलास से मतलब था। और कर द्वारा जो आय प्राप्त होती थी वह जो है उसे अपने मनमाने ढंग से जो है उसे विलासिता पर व्यय करते थे। उसके नेक्स्ट है कह रहा है कि संपूर्ण देश के लिए एक समान कानून व्यवस्था भी नहीं थी। पूरे देश के लिए एक समान कानून व्यवस्था नहीं थी, अलग अलग लोगों के लिए जो 3 वर्ग विभाजित थे उसमें, और तीनों वर्गों के लिए अलग अलग कानून व्यवस्था थी। इस प्रकार जो है फ्रांस की जनता शासकों की निरंकुशता से बहुत त्रस्त थी। एक तो उन्हें अधिकतम कर देना पड़ता था, वैसे ही फ्रांस की जनता जो है दयनीय स्थिति जी रही थी। रोज नए नए कर लगाए जाते थे, उनसे उनसे जबरन वसूला जाता था। उनके हित और लाभ से कोई मतलब जो है सरकार को नहीं था, शासन करने वालों को। और जो कानून व्यवस्था भी थी वह भी जो है भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न थी। इस और सामान्य जनता जो कानून का दबाव था वह सामान्य जनता के ऊपर ज़्यादा था, क्योंकि उससे ज़्यादा छूट प्रदान नहीं की थी, जबकि जो संभ्रांत लोग थे उन्हें बहुत ज़्यादा छूटें दी गई थी। एक तरह से समझिए कि कानून का डर जो था वो केवल जनता के लिए ही था। देखिए, फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारणों को आपने देख लिया कि वह जो है निरंकुश शासन के कारण जो है लोगों में शांति फैली। दूसरा क्या है? सामाजिक कारण। सामाजिक कारण क्या था, इसको देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि फ्रांस में क्रांति से पूर्व अत्यधिक सामाजिक असमानता थी। फ्रांस में क्रांति से पहले जो है अत्यधिक सामाजिक असमानता थी। सामाजिक असमानता का मतलब कि लोगों का जो स्तर था वह उच्च और निम्न में विभाजित था। पुरोहित तथा कुलीन श्रेणी के लोगों का जीवन बहुत विलासी था। जो पुरोहित होते थे और जो कुलीन श्रेणी के लोग थे उनका जीवन क्या था? बहुत विलासी था, तथा उन्हें विशेषाधिकार भी प्राप्त थे, मतलब विशेष अधिकार प्राप्त थे इन लोगों को। इसके विपरीत किसानों तथा मजदूरों का जीवन जो था वो नारकी था। किसका? किसानों का और मजदूरों का जीवन नारकी था। मेहनत ये लोग करते थे, उत्पादन ये लोग करते थे, और आनंद जो है वह पुरोहित और कुलीन वर्ग के लोग उठाते थे। एक तरफ ये लोग जो है विलासितापूर्ण जीवन जीते थे, उनके पास विशेषाधिकार प्राप्त था, जबकि ये जो है अधिकार विहीन थे और एक निम्न स्तर का जीवन जीने के लिए बाध्य थे, इतनी मेहनत करने के बावजूद। नेक्स्ट है कह रहा है कि वे विभिन्न प्रकार के करों व बेगार के बोझ तले दबे थे। वह जो है विभिन्न प्रकार के करों मतलब उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाते थे, क्योंकि ये लोग जो है अपनी विलासिता के लिए जो है धन की आवश्यकता थी, तो धन की प्राप्ति जो है ये जनता पर कर लगा करके करते थे। यहाँ पर एक शब्द और है, बेगार। बेगार का मतलब कि उनसे जो है बिना कुछ दिए, बिना मजदूरी दिए, बिना पारिश्रमिक दिए उनसे काम लिया जाता था। नेक्स्ट है कह रहा है कि समाज में बुद्धिजीवी वर्ग अर्थात वकील, डॉक्टर, अध्यापक आदि का सम्मान नहीं था। समाज में जो बुद्धिजीवी वर्ग था, कौन थे? वकील थे, डॉक्टर थे, अध्यापक आदि का सम्मान नहीं था, इनका सम्मान नहीं था। जबकि एक देश की परिस्थिति को बदलने में बुद्धिजीवियों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है वह जिस तरफ चाहे समाज की दिशा को मोड़ सकता है, तो इन लोगों का सम्मान नहीं था। नेक्स्ट है कि अतः फ्रांस की मध्यम वर्गीय, धनी एवं शिक्षित जनता कुलीन वर्ग के लोगों तथा चर्च के उच्च अधिकारियों से सदैव द्वेष रखती थी। अतः क्रांति प्रारंभ होते ही तृतीय वर्ग की संपूर्ण जनता ने इनका जोरदार समर्थन किया। जो वकील, डॉक्टर और अध्यापक थे इन्हें जो है उतना सम्मान प्राप्त नहीं था, इसलिए ये जो है जो मध्यम वर्गीय और जो उच्च वर्गीय थे ये लोग मध्य वर्ग में आते थे, तो जो उच्च वर्गीय लोग थे उनसे जो है ये घृणा करते थे। और इस प्रकार जब फ्रांस की क्रांति आरंभ होती है तो इस वर्ग का जो है संपूर्ण समर्थन प्राप्त होता है। देखिए, राजनीतिक कारण हो गया, सामाजिक कारण हो गया, अब तीसरा है आर्थिक कारण। अब आइए देखते हैं आर्थिक कारण क्या है।
देखिए आर्थिक कारण में कि फ्रांस द्वारा अनेक युद्धों में भाग लेने के कारण उसकी आर्थिक दशा अत्यंत दयनीय हो चुकी थी। यहाँ पर थी रहेगा, थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। फ्रांस द्वारा जो है अनेक युद्धों में भाग लेने के कारण उसकी आर्थिक दशा अत्यंत दयनीय हो चुकी थी। मतलब उसने जो है अनेक युद्धों में भाग लिया था, जिससे बहुत ज़्यादा उसकी जो है धन की हानि हुई थी। राज दरबार की शान शौकत एवं समाज को उच्च श्रेणी के व्यक्तियों की विलासप्रियता के कारण साधारण जनता पर अनेक प्रकार के कर लगाए जाते थे और इन करों की वसूली निर्दयतापूर्वक की जाती थी। इसमें क्या करा है कि राज दरबार की शान शौकत, ठीक, एवं समाज के उच्च श्रेणी के व्यक्तियों की विलासप्रियता के कारण, किसके, समाज के उच्च श्रेणी के व्यक्तियों की विलासप्रियता के कारण, विलासप्रियता का मतलब विलासी जीवन जीना के कारण जो है साधारण जनता पर अनेक प्रकार के कर लगाए जाते थे और इन करों की वसूली निर्दयतापूर्वक की जाती थी। ये लोग जो है अपने हित लाभ के लिए अधिक से अधिक धन खर्च करते थे, विलासतापूर्ण जीवन बिताते थे और इस धन के लिए जो है वह जनता पर निर्भर रहते थे। जनता से नए नए कर लगाए जाते और निर्दयतापूर्वक उनसे वसूल किया जाता था। इस प्रकार असंतोष जन्म लेता गया। फ्रांस में उच्च वर्ग और पादरी वर्ग करों का भार वहन करने में समर्थ थे। फ्रांस में जो उच्च वर्ग थे और जो पादरी वर्ग था, ये कर दे सकते थे, परंतु उन्हें करों से मुक्त रखा गया था। अब देखिए, जिसके पास कर देने की क्षमता थी उसको कर से मुक्त रखा गया, और जिनके पास कर देने की क्षमता नहीं थी उनसे निर्दयतापूर्वक कर वसूला जाता था। कह रहा है कि इस प्रकार दयनीय आर्थिक दशा भी, इस प्रकार जो है दैनिक आर्थिक दशा भी फ्रांस की क्रांति का एक बड़ा कारण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दार्शनिकों तथा लेखकों के विचारों का प्रभाव। दार्शनिकों तथा लेखकों के विचारों का प्रभाव, ये लोग ऐसे होते हैं कि इनका प्रभाव जो है समाज पर पड़ता ही है। दार्शनिक और लेखक, दुनिया में जितनी भी क्रांतियां हुई होंगी इनमें इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि यह जो है पूरी जनता की मानसिक पृष्ठभूमि को बदलने की क्षमता रखते हैं अपने कलम की ताकत से। तो आइए देखते हैं। इसमें लिखा है कि यूरोप के लगभग सभी देशों में फ्रांस जैसी दशा थी। यूरोप के लगभग सभी देशों में फ्रांस जैसी दशा थी। फ्रांस के दार्शनिकों और लेखकों के क्रांतिकारी विचारों के परिणाम स्वरूप फ्रांस में ही सबसे पहले क्रांति हुई। फ्रांस में क्रांति हुई, सबसे पहले क्रांति हुई, जिसका प्रभाव किसका प्रभाव था? दार्शनिकों और लेखकों के क्रांतिकारी विचारों से। इनके विचारों को लोगों ने पढ़ा, जाना और इस प्रकार जो है पूरी जनता क्रांति करने के लिए आतुर हो गई। फ्रांस के लेखकों एवं दार्शनिकों के विचारों ने राज्य के विरुद्ध क्रांति की भावना का बीजारोपण किया। इनमें मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, रूसो, दिदरो आदि दार्शनिकों ने फ्रांसीसी क्रांति को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए, इसको याद रखिए, ये शॉर्ट पूछा जा सकता है शॉर्ट प्रश्न में कि फ्रांसीसी क्रांति में किसने किसने योगदान दिया। तो मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, रूसो, दिदरो आदि दार्शनिकों ने। नेक्स्ट है कि दूसरी ओर अमेरिका क्रांति ने भी उसे इस काम के लिए प्रोत्साहित किया। दूसरी ओर क्या था कि अमेरिका में क्रांति फैल गई और इस क्रांति ने क्या किया कि फ्रांसीसी क्रांति को प्रोत्साहित किया, क्योंकि एक घटना दूसरी घटना को प्रोत्साहित या हतोत्साहित करती है। अब देखिए, नेक्स्ट कारण है कि तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण क्या था फ्रांसीसी क्रांति का? आइए इसको देखते हैं। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति का तात्कालिक कारण जो है स्टेटस जनरल का अधिवेशन बुलाया जाना था। कराया कि फ्रांसीसी क्रांति का जो तात्कालिक कारण था वह स्टेटस जनरल का अधिवेशन बुलाया जाना था। ये और बहुविकल्पी प्रश्न में जो है ये पूछा जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, तो आप लिखेंगे कि स्टेटस जनरल का अधिवेशन बुलाया जाना। नेक्स्ट है कि लुई 16वें ने देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री के परामर्श से जनता पर नए कर लगाने का निश्चय किया, क्योंकि यह संस्था ही नए कर प्रस्तावों को पारित कर सकती थी। 4 मई 1789 ईस्वी को स्टेटस जनरल के अधिवेशन की तिथि निर्धारित की गई।
किंतु इसमें कह रहा है कि 4 मई 1789 ईस्वी को स्टेटस जनरल के अधिवेशन की तिथि निर्धारित की गई ताकि जो है जनता पर नए कर लगाया जा सके। कह रहा है किंतु फ्रांस में तो क्रांति का बारूद तैयार हो चुका था, पहले से ही जनता के मन में असंतोष था, अतः उसमें उसमें जो है स्टेटस जनरल के अधिवेशन ने चिंगारी का काम किया और 5 मई 1789 ईस्वी को क्रांति का विस्फोट हो गया। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसे पूछ रहा है कि फ्रांस की क्रांति के परिणामों पर प्रकाश डालिए। कह रहे फ्रांस की क्रांति के परिणामों पर प्रकाश डालिए। तो आइए देखते हैं इसमें। देखिए फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी विश्व की महानतम घटनाओं में से एक थी। इसके दूरगामी परिणाम हुए जिसमें प्रमुख निम्नलिखित हैं। इसके कौन कौन से परिणाम हुए, आइए देखते हैं इसको। तो ये पहला है कि इस क्रांति ने सदियों से चली आ रही यूरोप की पुरातन व्यवस्था का अंत कर दिया। इस क्रांति ने क्या किया कि सदियों से चली आ रही जो यूरोप की पुरातन व्यवस्था थी, जो बहुत प्राचीन व्यवस्था थी, उसका अंत कर दिया। और वैसे भी कोई भी व्यवस्था, नियम, विधि या कानून जो है जब लंबे समय तक अस्तित्व में रहता है तो उसमें दोष उत्पन्न हो ही जाते हैं। नेक्स्ट है इस क्रांति की महत्वपूर्ण देन जो है मध्यकालीन समाज की सामंती व्यवस्था का अंत करना रहा है। तो यहाँ पर जो है का रहेगा, ये यहाँ पर का रहेगा, इसको करेक्ट कर लीजिए, कहेंगे मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि इस क्रांति का महत्वपूर्ण देन जो है मध्यकालीन समाज की सामंती व्यवस्था का अंत करना रहा है। इसलिए क्योंकि जो सामंती व्यवस्था थी वह निरंकुश और अत्याचार करने वाली हो गई थी। नेक्स्ट है थर्ड है कि फ्रांस के क्रांतिकारियों द्वारा की गई मानव अधिकारों की घोषणा 27 अगस्त 1789 ईस्वी को मानव प्रजाति को स्वाधीनता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस क्रांति ने समस्त यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास और प्रसार किया। परिणाम स्वरूप यूरोप के अनेक देशों में क्रांति का सूत्रपात हुआ। देखिए जब फ्रांस की क्रांति हुई तो फ्रांस की क्रांति की घटना ने जो है और देशों की क्रांति को प्रमोट किया, उसको प्रेरित किया, जिससे जो है समस्त यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ और अनेक देशों में क्रांति का आरंभ हुआ। नेक्स्ट है फ्रांस की क्रांति में धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को जन्म दिया। फ्रांस की क्रांति ने किसकी अवधारणा को जन्म दिया? धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को जन्म दिया। नेक्स्ट है इस क्रांति ने लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसका? लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी क्रांति ने मानव मात्र को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा प्रदान किया। फ्रांसीसी क्रांति ने कौन सा नारा प्रदान किया? मानव मात्र को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा प्रदान किया कि सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है, सभी को समानता का अधिकार है और बंधुत्व मतलब सभी जो है एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखें। नेक्स्ट है कि इस क्रांति ने इंग्लैंड, आयरलैंड तथा अन्य यूरोपीय देशों की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित किया। फ्रांस की क्रांति ने जो है इंग्लैंड, आयरलैंड तथा यूरोपीय देशों की राजनीतिक व्यवस्था को भी प्रभावित किया। इसका प्रभाव हर जगह भी हुआ, पूरे यूरोप में। कुछ विद्वानों के अनुसार फ्रांस की क्रांति समाजवादी विचारधारा का स्रोत थी, क्योंकि इसने समानता का सिद्धांत प्रतिपादित कर समाजवादी व्यवस्था का मार्ग खोल दिया था। नेक्स्ट है कि इस क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस ने कृषि, उद्योग, कला, साहित्य, शिक्षा तथा सैन्य शक्ति के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति की। देखिए 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आइए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि नेपोलियन की साम्राज्यवादी नीति का वर्णन कीजिए। कह रहा है कि नेपोलियन की साम्राज्यवादी नीति का वर्णन कीजिए। साम्राज्यवादी नीति क्या होती है? अपने साम्राज्य को बढ़ाना ही, अपने साम्राज्य को अधिक से अधिक बढ़ाना, अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाना ही क्या है? साम्राज्यवादी नीति बोली जाती है। कह रहा है यह नीति नेपोलियन के पतन में किस सीमा तक सहायक रही? यह नीति जो है, जो साम्राज्यवादी नीति थी, वह नेपोलियन के पतन में किस सीमा तक सहायक रही? अथवा नेपोलियन का सैनिकवाद क्या था? इस संबंध में अपने विचार व्यक्त कीजिए। आइए आंसर देखते हैं इसमें कि नेपोलियन अत्यधिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसकी महत्वाकांक्षाओं का कोई अंत नहीं था। उसमें साम्राज्य विस्तार की भावना प्रबल रूप में थी। उसके पतन का एक प्रमुख कारण उसका सैनिकवाद था।
उसका साम्राज्यवाद सैन्य शक्ति पर आधारित था। क्रांति के युग में फ्रांस के युद्ध मंत्री कार्नो ने एक विशाल सेना का गठन करके शत्रुओं से अपने देश की रक्षा की थी। कि क्रांति के युग में फ्रांस के युद्ध मंत्री कार्नो ने एक विशाल सेना का गठन करके शत्रुओं से अपने देश की रक्षा की थी। फ्रांस के सैनिकवाद ने ही नेपोलियन के उत्थान को संभव बनाया था। राष्ट्रीय सम्मेलन ने भी सैनिकवाद को प्रोत्साहन दिया और डायरेक्टरी के शासनकाल में नेपोलियन ने सैनिकवाद को चरम सीमा पर पहुंचाने का कार्य अपने हाथ में ले लिया। उसकी निरंतर विजयों ने फ्रांस की सैन्य शक्ति का अत्यधिक विस्तार कर दिया। निरंतर जो है युद्धों में विजय प्राप्त करने से जो है फ्रांस की सैन्य शक्ति अत्यधिक विस्तृत होगी और अब फ्रांस अपनी सैन्य शक्ति के बल पर यूरोप के अन्य राज्यों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगा, क्योंकि जब उसके पास सैन्य शक्ति बढ़ने लगी तो उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी और महत्वाकांक्षा ही क्या होती है? व्यक्ति के पतन का कारण होती है। सैनिकवाद के प्रसार ने यूरोप में भीषण युद्धों को जन्म दिया, जिनमें फ्रांस की सैन्य शक्ति निरंतर कम होती गई। नेपोलियन ने सैनिकों की कमी को पूरा करने के लिए फ्रांस में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी। उसने युवा तथा वृद्ध सभी को सेना में भर्ती होने के लिए विवश किया, परंतु उसकी यह नीति अधिक समय तक जारी न रह सकी और अंत में उसके लिए विनाशकारी सिद्ध हुई। उसने अपनी असीमित साम्राज्य विस्तार की लिप्सा को पूरा करने के लिए इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। यहाँ लिप्सा का मतलब इच्छा, लिप्सा का मतलब इच्छा। फिर से बता दूं, उसने अपनी असीमित साम्राज्य विस्तार की लिप्सा मतलब इच्छा को पूरा करने के लिए इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। अतः नेपोलियन की महत्वाकांक्षा, युद्धप्रियता एवं सैनिकवाद ने उसके पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने? नेपोलियन की महत्वाकांक्षा ने, युद्धप्रियता ने और सैनिकवाद ने उसके पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चन लॉन्ग दीर्घोत्तरीय प्रश्न है और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए मैंने इन 3 प्रश्नों को लिया है और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, इसका मैं फिर से बता रहा हूँ कि ब्लॉग पोस्ट का लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ पे आप जा करके बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को नोट्स वहाँ से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए जो है मैं एक बार फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।